फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो व्यक्तिगत विकास से यूनिट है और इसमें हम लॉन्ग आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विकास। आप व्यक्तिगत विकास से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें व्यक्तिगत विकास का अर्थ देखेंगे। व्यक्तिगत विकास में ऐसी गतिविधियां शामिल होती हैं जो किसी व्यक्ति की क्षमताओं को विकसित करती हैं, मानव पूंजी का निर्माण करती हैं और रोजगार की सुविधा प्रदान करती हैं और जीवन की गुणवत्ता और सपनों और आकांक्षाओं को साकार करती है। कहने का मतलब है जो व्यक्तिगत विकास है वो मानव की पूंजी का निर्माण करती है और रोजगार की सुविधा को प्रदान करती है और आकांक्षाओं को भी साकार करती है। व्यक्तिगत विकास एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में हो सकता है और यह किसी व्यक्ति के जीवन के एक चरण तक सीमित नहीं है। इसमें शिक्षक, मार्गदर्शक, परामर्शकता, प्रबंध कोष या संरक्षक जैसी भूमिकाओं में दूसरों को विकसित करने के लिए आधिकारिक और अनौपचारिक क्रियाएं शामिल होती हैं। आगे देखेंगे, इसमें व्यक्तिगत विकास के प्रकार देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है विकास क्रियात्मक। बालक एक का महत्वपूर्ण विकास है। जो गत्यात्मक विकास है वो बालक का महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि इस पर अन्य विकास भी आधारित होते हैं। कुछ बालकों में गति कौशल का विकास शीघ्रता से हो जाता है। कहने का मतलब है जो गत्यात्मक विकास है वो कुछ बालकों में बहुत ही जल्दी हो जाता है और कुछ बालकों में विकास देर से होता है। बालकों के उस शरीर के अंगों का विकास पहले तो होता है जो शरीर के केंद्र में होते हैं। बालकों के पेट, छाती, बाह तथा जांघ में क्रियात्मक विकास पहले होता है। हाथ और पैर की उंगलियों का विकास बाद में होता है। बालकों को चलने की क्रिया उनके कुल विकास की गति के अनुकूल होती है। गत्यात्मक विकास में बताया गया है बालक में चलने की क्रिया का विकास सभी बच्चों में एक निश्चित क्रम पर ही होता है। ये गत्यात्मक विकास है। नेक्स्ट देखेंगे अधिगम का विकास देखेंगे। अधिगम मतलब सीखने का विकास देखेंगे कैसे होता है। तो बालक के अधिगम के विकास हेतु सीखने की प्रवृत्ति का समय समय पर ज्ञान भी आवश्यक है। जो बालक है उनके अधिगम के लिए सीखने की जो प्रवृत्ति है उसका ज्ञान समय समय पर आवश्यक है। बालक दिन प्रतिदिन के व्यवहार से शैक्षिक, सामाजिक क्षेत्रों से कुछ ना कुछ सीखता है। जो बालक है वो प्रतिदिन बाहर के व्यवहार या शैक्षिक या सामाजिक क्षेत्रों से वह कुछ ना कुछ सीखता है। सीखने की यह क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो अधिगम है उसमें सीखने की क्रिया यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। बालकों को नए ज्ञान की दिशा में प्रवृत्त करने से पहले यह नितांत आवश्यक है कि इसमें सीखने की प्रति जिज्ञासा पैदा की जाए। इसमें कहा गया है कि इसमें जो अधिगम है इसमें हमेशा सीखने की जिज्ञासा पैदा की जाए क्योंकि जिज्ञासा उत्पन्न होने पर बालक किसी भी बात को सीखने में सफल हो जाता है। अधिगम में यह बताया गया है कि कोई बालक है यदि किसी बात को सीखने में वह सफल हो जाता है तो उसका अधिगम का विकास है वो हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है बुद्धि स्तर का विकास। तो देखेंगे सभी बालकों को बुद्धि में अंतर होता है। कुछ बालक प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ पिछड़े हुए होते हैं। इस प्रकार बालकों का विकास करने के लिए बुद्धि परीक्षाओं या परीक्षण द्वारा उनके विकास में सहायता की जाती है। कहने का मतलब है बुद्धि जो स्तर है कुछ बुद्धि स्तर बच्चों का कम होता है तथा कुछ बुद्धि स्तर बच्चों का ज़्यादा होता है, जिससे बालक में विकास करने के लिए बुद्धि परीक्षा या परीक्षणों की आवश्यकता होती है, सहायता की जाती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे संवेगात्मक विकास। तो इसमें देखेंगे बालक में अनेक प्रकार के संवेगों का विकास होता है। कुछ व्यक्तिगत सदैव प्रसन्न रहते हैं और तथा कुछ उदास रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बालक होते हैं वो कभी प्रसन्न रहते हैं और कुछ होते हैं वो उदास रहते हैं। इस प्रकार से बालक में संवेग होते हैं, परंतु कुछ बालक ऐसे होते हैं कि उनका व्यवहार समान होता है। बालक का शारीरिक व्यवहार समान होता है। बालक का शारीरिक और मानसिक सामाजिक विकास संवेगात्मक परिपक्वता पर निर्भर करता है। बालक के सामने अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करके अच्छे आदर्शों का अनुसरण
करने की इच्छा करने की और उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके उसी संवेगों का विकास किया जा सकता है। कहने का मतलब है जो संवेगात्मक विकास में उसमें देखा गया है कि कुछ बच्चे बहुत प्रसन्न रहते हैं और कुछ उदास रहते हैं, जिससे इस प्रकार के बालकों में ये संवेग होते हैं। और कुछ बालकों का व्यवहार होता है वो सामान्य होता है और ये संवेगात्मक में बताया गया है। और बालक के सामने यदि अच्छे उदाहरण आप प्रस्तुत करेंगे तो उसे आदर्शों का अनुसरण करने की इच्छा करके वह वातावरण का अच्छा निर्माण हो सकेगा। नेक्स्ट देखेंगे शारीरिक विकास देखेंगे। सभी व्यक्तियों का शारीरिक विकास समान रूप से नहीं हो सकता है। बालक के शारीरिक विकास पर परिवार, समाज व विद्यालय आदि का प्रभाव पड़ता है। जो शारीरिक विकास है उसमें बच्चों का जो शारीरिक विकास है उसमें बालकों का कह सकते हैं शारीरिक विकास में परिवार और समाज और विद्यालय का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। बालक के संतुलित शारीरिक विकास के लिए उन्हें स्वस्थ के नियमों और अच्छी आदतों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। शारीरिक विकास में बताया गया है। और व्यायाम है, जैसे खेल कूद के द्वारा बालक को शारीरिक विकास होता है। बालक के लिए खाने पीने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसमें के जो उनका विकास है उसमें वृद्धि हो सके। आगे देखेंगे सामाजिक विकास देखेंगे। सामाजिक विकास में बालक की जो बुद्धि है उस पर बल दिया जाता है। बालक का सामाजिक विकास उसके आसपास के लोगों तथा परिवार पर निर्भर करता है। जो सामाजिक विकास है वो बालक के आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। जिस प्रकार वातावरण उसके सामने आएगा वह भी उसी प्रकार का व्यवहार करने लगेगा। तो सामाजिक विकास में बताया गया है कि बालक में के सामने जिस तरह का वातावरण होगा वह उसी प्रकार का व्यवहार करने लगेगा। आगे देखेंगे यदि परिवार का वातावरण शांत तथा सहयोग तथा प्रेममय या हर्ष भरा होगा तो जो बालक होगा वो भी आनंद की भावनाएं उसके मन में पैदा होंगी। ये सामाजिक विकास में बताया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे रुचियों का विकास। बालकों में रुचि आवश्यकता केंद्रित होती है। जो बालक है उसकी में रुचि आवश्यकता के अनुसार केंद्रित होती है। बालक स्वाभाविक रूप से रंगीन वस्तुओं और खेलों में रुचि लेता है। जो बालक है वो रंगीन वस्तुओं और खेलों के प्रति रुचि लेता है। आगे देखेंगे रुचि के द्वारा हम बालक के अनुभवों और उसके विकास को प्रेरित करते हैं। जो बालक है उसमें को यदि उनके अनुभवों के अनुसार उनके विकास में हम देखेंगे। यदि जैसे बालक की रुचि खेलने में है तो खेल के द्वारा ही उसके ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब है कोई बालक है यदि वो खेल में इंटरेस्ट लेता है तो उसके जो ज्ञान है वो खेल के द्वारा ही उसको बढ़ाया जा सकता है। बालक को किसी भी वस्तु में रुचि पैदा करने के लिए उसके सामने अन्य दृश्य एवं श्रव्य साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। रुचियों में बताया गया है कि जो बालक है यदि वो दृश्य या श्रव्य साधनों में इंटरेस्ट लेता है तो उसे उसी प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कराना चाहिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये देखेंगे व्यक्तिगत विकास के स्तर पर शिक्षा के कार्यों को समझाइए। तो देखेंगे व्यक्तिगत विकास के स्तर पर शिक्षा के कार्य देखेंगे। शिक्षा का अर्थ, कार्य तथा उद्देश्य परस्पर इतने संपृक्त है कि इसमें किसी प्रकार की विभाजन रेखा खींचना अत्यंत कठिन है। कहने का मतलब है जो शिक्षा है उसके बारे में किसी प्रकार का विभाजन या किसी प्रकार की रेखा खींचना बहुत ही कठिन है। वास्तव में शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक या विस्तृत है। जो कहने का मतलब है जो शिक्षा है उसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और विशाल है। शिक्षा के अंतर्गत उन सभी बातों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य अपने तथा समाज के कल्याण के लिए करता है। कहने का मतलब है शिक्षा है उसमें इतना समावेश होता है जिससे समाज का कल्याण किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य की क्रियाओं का स्वरूप बदलता रहता है। कहने का मतलब है कि परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य की जो क्रियाकलाप है वो बदलती रहती हैं, कभी स्थिर तथा कभी जड़ नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कभी स्थिर नहीं रह सकती हैं। ये व्यक्तिगत विकास में बताया गया है। आगे देखेंगे ये व्यक्तिगत विकास के निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। इसमें शिक्षा के कार्य में दो कार्य हैं, सामान्य कार्य है फर्स्ट और दूसरा है विशिष्ट कार्य। तो सबसे पहले सामान्य कार्य देखते हैं।
सामान्य कार्य व्यावसायिक कुशलता देखेंगे। व्यावसायिक कुशलता देखेंगे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय अवश्य चुनता है। जो व्यवसायिक कार्य उसमें बताया गया है कि जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो कोई ना कोई व्यवसाय अवश्य चुनता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने व्यवसाय में उच्च कोटि की कुशलता प्राप्त कर ली है तो वह अपने व्यवसाय को अधिक कुशल के साथ कर लेगा। कहने का मतलब है यदि किसी व्यक्ति ने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली है तो उसका व्यवसाय भी कुशलता से हो जाएगा। और अतः शिक्षा का कार्य भी है कि वह व्यक्ति को व्यावसायिक कुशलता का विकास करे जिससे वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ हो और वर्तमान समय में सफलता का समीकरण या व्यावसायिक कुशलता से लगाया जा सके। ये सामान्य कार्य में बताया गया है व्यावसायिक कुशलता। नेक्स्ट देखेंगे आंतरिक शक्तियों का विकास। देखेंगे आंतरिक शक्तियों का विकास। मनुष्य कुछ जन्मजात तथा आंतरिक शक्तियों को लेकर पैदा होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बच्चा प्रेम, स्नेह, उत्सुकता, तर्क, कल्पना तथा आत्मगौरव नामक प्रवृत्तियों को लेकर पैदा होता है। जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उसमें बताया गया है कि जो मनुष्य है वो प्रेम, स्नेह, उत्सुकता और तर्क को लेकर पैदा होता है। शिक्षा का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह इन जन्मजात अभियोग्यताओं का विकास करे। जो शिक्षा है इसका कार्य है कि वह जन्मजात जो योग्यताएं हैं उनका विकास करे। और इस संबंध में पेस्टोलॉजी ने ठीक ही कहा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। ये पेस्टोलॉजी ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्ति जो अंदर की शक्तियाँ हैं उनको स्वाभाविक तथा सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। आगे देखेंगे व्यक्तित्व का विकास देखेंगे। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वगुण विकास करना है। जो शिक्षा है उसका कार्य है कि व्यक्ति का संतुलित एवं सर्वगुणी विकास करना है। सर्वगुण विकास का अर्थ है संपूर्ण पहलुओं का विकास। कहने का मतलब है दूसरे शब्दों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक विकास सर्वगुण विकास है। इस विकास के फलस्वरूप व्यक्ति सत्य, शिव, सुंदरम की ओर अग्रसर होता है। अंततः उसे आत्म साक्षात्कार होता है। यदि व्यक्ति का संतुलित साक्षात्कार होता है, यदि व्यक्ति का संतुलित विकास नहीं हुआ और उसका कोई पहलू अधिक विकसित हो गया अथवा कहने का मतलब है कोई पहले अविकसित रह गया, इससे व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है और वह असमान हो जाता है। यदि जीवन का कोई पक्ष विकसित रह जाए तो व्यक्ति दुर्बल हो जाता है और वह जीवन के संघर्षों का मुकाबला करने में असमर्थ हो जाएगा। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास में बताया गया है कि जो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो शारीरिक व मानसिक संवेग हैं उनमें आध्यात्मिक तथा विकास सर्वगुणी विकास होना चाहिए। और यदि व्यक्ति को संतुलित विकास नहीं हुआ है तो उसमें कोई पहलू अधिक विकसित हो गया है तो कोई पहलू कम विकसित हुआ है, इससे व्यक्ति का जो संतुलित है वो बिगड़ सकता है। ये व्यक्तित्व विकास में बताया गया है। आगे देखेंगे विशिष्ट कार्य देखेंगे। दो कार्य थे, सामान्य कार्य एंड विशिष्ट कार्य। तो सामान्य कार्य हो गया है, विशिष्ट कार्य देखेंगे। व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है। जो व्यक्ति के समूह उसका नाम समाज है। व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। व्यक्ति एक इकाई है लेकिन उसका संबंध केवल अपने तक सीमित नहीं है। जो व्यक्ति है उसका संबंध केवल अपने तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह अपने समाज तथा राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्य हैं। अतः राष्ट्रीय जीवन के संबंध में भी शिक्षा के कुछ कार्य हैं। इन कार्यों का वर्गीकरण किया गया है, देखेंगे आगे। सार्वजनिक हित की भावना। जो विशिष्ट कार्य है उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो सार्वजनिक हित की भावना है, देखेंगे। सभी के लिए हित की भावना। जिस प्रकार किसी नाव को कुशलता के साथ अपने लक्ष्य पर ले जाने वाला नाविक होता है, उसी प्रकार समाज व राष्ट्र को प्रगति के मार्ग में ले जाने के लिए कुशल नेताओं की आवश्यकता होती है। विशेषकर राजतांत्रिक प्रणाली की सफलता के लिए योग्य अनुभवों तथा कुशल
तथा कुशल नेतृत्व की परम आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है जैसे नाव को चलाने के लिए नाविक होता है, उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए कुशल नेताओं की भी आवश्यकता होती है। आज के विद्यार्थी कल के कर्णधार बनेंगे। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह छात्रों में नेतृत्व की कुशलता का विकास करे, जिससे वह अपने भावी जीवन में देश का नेतृत्व कर सके, और छात्रों को नेतृत्व का प्रशिक्षण विद्यार्थी जीवन में ही दे देना चाहिए। ये सार्वजनिक हित की भावना है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय भावना का विकास। विशिष्ट कार्य में राष्ट्रीय भावना का विकास देखेंगे। शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। कहने का मतलब है जो राष्ट्र भावना का विकास, इसमें जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को निश्चित स्तर पर अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। जनतंत्र की सफलता देश के नागरिकों पर आश्रित है। यदि देश के नागरिक शिक्षित तथा विवेकशील हैं तो मतदान द्वारा चरित्रवान तथा कुशल उम्मीदवार को चुनेंगे। कहने का मतलब है यदि नागरिक शिक्षित है तो और वो मतदान करेंगे तो उनका कुशल उम्मीदवार चुना जाएगा और एक उत्तम सरकार की शासन को सुव्यवस्थित ढंग से चला सकती है। इस तरह का राष्ट्र का विकास होगा और शिक्षा द्वारा उत्तम नागरिक तैयार किए जाएं, जिससे वे अपने मताधिकारों का सही उपयोग कर राष्ट्र का निर्माण कर सके, बस राष्ट्र का कह सकते हैं कल्याण हो सके। ये भावना का विकास है। आगे देखेंगे सामाजिक सुधार देखेंगे। विशिष्ट कार्य में देखेंगे सामाजिक सुधार किस तरह से होता है। समाज परिवर्तनशील है। कहने का मतलब है जो समाज है वो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, वह सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहता है। सामाजिक उन्नति की गति बहुत धीमी रहती है। जो सामाजिक उन्नति की गति है वो बहुत धीरे धीरे होता है। यह कार्य में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का यह कार्य है कि वह समाज की उन्नति में साधन बने। वास्तव में व्यक्ति की समाज की उन्नति का मूल, इसलिए व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए कि पहले वह अपने समाज को समझे, फिर समाज को सुधारने का प्रयास करे। कहने का मतलब है जो व्यक्ति है उसको शिक्षा में इतनी अच्छी भूमिका निभानी चाहिए जिससे वह समाज को समझे तथा समाज का कल्याण कर सके और उसमें उन्नति का मूल बन सके। व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए कि पहले वह समाज को समझे और उसमें सुधार करे और सुधार करने का प्रयास करे। और टॉपिक के अनुसार उटावो ने कहा है निसंदेह यह सत्य है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता ही ओटावे के अकॉर्डिंग है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं समझाइए। तो इसमें व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। व्यक्तिगत विकास को इसमें निम्नलिखित कारण है। इसमें फर्स्ट है शारीरिक रचना का प्रभाव। तो इसमें शारीरिक रचना का प्रभाव देखेंगे किस तरह से होता है। शारीरिक रचना के अंतर्गत शरीर के अंगों को पारस्परिक अनुपात, शरीर की लंबाई तथा भार तथा नेत्रों और बालों का रंग, मुखाकृति आदि होते हैं। जो शारीरिक रचना है इससे शरीर की लंबाई है, जो भार है, नेत्र है आदि पर होता है। खाना पीना, रहन सहन, वातावरण आदि के कल्याण आदि के कारण शारीरिक रचना में विभेदना देखने में अवश्य मिलेगी। ये शारीरिक रचना का प्रभाव है। इसमें देखेंगे किस प्रकार से होता है। आगे देखेंगे परिवार का प्रभाव। पहले इसमें देखेंगे कि परिवार का प्रभाव किस तरह से पड़ता है बालक पर। परिवार के सदस्यों का परस्पर सहयोगी एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार बालक को स्वस्थ विकास की ओर अग्रसर करता है। कहने का मतलब है जो परिवार का प्रभाव है वो बालक पर स्वस्थ विकास की ओर अग्रसर करता है, जबकि तनावपूर्ण व झगड़ालू वातावरण बालक को उदासीन व खिन्न मनोवृत्ति की ओर बढ़ाता है। कहने का मतलब है यदि परिवार का वातावरण जैसा ही होगा बालक वैसा ही बनेगा। यदि बालक को परिवार में प्रेम, सुरक्षा व स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है तो उसमें साहस, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास होता है। और परिवारों की अमीरों व गरीबों भी बालक के व्यक्तिगत प्रभाव को प्रभावित करती हैं। कहने का मतलब है जो
बालक है उसमें परिवार का प्रभाव कहने का मतलब है जैसे वातावरण में रखा जाएगा बालक वैसा ही हो जाएगा। यदि बालक को स्नेही वातावरण में रखा जाएगा तो बालक विवेकशील बनेगा, और उसको झगड़ालू स्वभाव में या झगड़ालू वातावरण में रखा जाएगा या उदासीन रखा जाएगा तो उसकी मनोवृत्ति खिन्न मनोवृत्ति की ओर उसका बढ़ावा होगा। आगे देखेंगे विद्यालय का प्रभाव। जो बालक है उस पर विद्यालय का प्रभाव किस तरह से पड़ता है देखेंगे। व्यवस्थित शिक्षा का वातावरण विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों को ही अपने अपने कार्य हेतु प्रेरित करता है। जो शिक्षा का जो वातावरण है विद्यार्थियों का जो वातावरण है या शिक्षक अपने दोनों ही अपने कार्यों पर प्रेरित करता है। कक्षा का व्यवस्थित वातावरण बालक को उदासीन एवं तनावयुक्त बना देता है। कहने का मतलब है जो कक्षा का अव्यवस्थित वातावरण है वो बालक को उदासीन व तनावयुक्त बना देता है, जिससे उन्हें थकान का अनुभव होने लगता है और ध्यान की एकाग्रता भंग हो जाती है। और विद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार खेलकूद आदि उसके व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार देखेंगे कि बालक के विकास पर विद्यालय के अनुभवों का प्रभाव उससे कहीं अधिक पड़ता है जितना कि शिक्षकों का विचार। कहने क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने बताया है कि बालक के विकास का विद्यालय पर अनुभवों पर उससे कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है जितना कि शिक्षकों के विचार पर पड़ता है। आगे देखेंगे भौतिक वातावरण का प्रभाव देखेंगे। भौतिक वातावरण सभी देशों व प्रदेशों में अलग अलग होता है। जो भौतिक वातावरण है वो सभी देशों व प्रदेशों में अलग अलग होता है। भौतिक वातावरण के कारण भी व्यक्ति में विकास होता है। बालक के समुचित विकास के लिए उचित वातावरण होने की आवश्यकता है। यदि उचित वातावरण बालक के लिए नहीं हो तो वह गुणों का विकास नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है यदि बालक को उचित वातावरण में नहीं रखा जाएगा तो उसका विकास नहीं किया जा सकता है। समलर के अनुसार इन्होंने कहा है यद्यपि भौतिक संसारों के अंतरों का व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों का भी बहुत कम अध्ययन किया गया है, परंतु भावी अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि ये प्रभाव आधारहीन है। कहने का मतलब है भौतिक वातावरण यदि बालक को जैसे वातावरण में रखा जाएगा बालक वैसा ही विकास होगा। आगे देखेंगे वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उसमें देखेंगे कि जब यह देखने में आता है कि एक ही माता पिता के बालकों की शक्ल सूरत एक दूसरे से क्यों मिलती जुलती है, उनके चेहरे पर माता पिता के पूर्वजों की झलक क्यों प्रकट होती है। प्रायः देखा जाता है कि दो बालक समान नहीं हो सकते हैं, उनमें परस्पर भिन्नताएं देखने को मिलती है। ये वंशानुक्रम का प्रभाव के कारण ही होता है। आगे देखेंगे विशिष्ट रुचि का प्रभाव। तो विशिष्ट रुचि देखेंगे बालक की व्यक्तिगत की उस सफलता के अनुपात में होता है जो किसी कार्य को करने से प्राप्त होती है। इस सफलता का मुख्य आधार है उस कार्य में विशिष्ट रुचि। तो विशिष्ट रुचि का प्रभाव था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवतावादी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका। कहने का मतलब है जो मानवतावादी शिक्षा है उसमें अध्यापक की क्या भूमिका है। तो उसमें हेडिंग है मानवतावाद एवं अध्यापक। तो उसमें देखेंगे प्रत्येक शिक्षा तंत्र में अध्यापक का प्रमुख स्थान है। जो प्रत्येक शिक्षा तंत्र है उसमें जो अध्यापक है उसका बहुत ही बड़ा स्थान है। शिक्षा के उद्देश्यों की उपलब्धि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक किस प्रकार के व्यवहार कक्षाओं में करते हैं और उनका क्या प्रभाव विद्यार्थियों के विकास पर पड़ता है। जो मानवतावादी शिक्षा में बताया गया है कि शिक्षक किस प्रकार का वातावरण कक्षा में करते हैं और उनका प्रभाव विद्यार्थियों पर कैसे पड़ता है। मानवतावादी शिक्षा व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाती है। जो मानवतावादी शिक्षा है वो व्यक्ति को कह सकते हैं शिक्षा जो व्यक्ति हैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है। उसके
विकास में ध्येय को लेकर चलती है। अतः मानवतावादी शिक्षा में अध्यापक को एक क्रांतिकारी मानवतावादी होना आवश्यक है। जो मानवतावादी शिक्षा में बताया गया है अध्यापक के लिए, आगे देखेंगे। अतः मानवतावादी शिक्षा के लिए निम्न बातें हैं जो आवश्यक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षक में बालक के महत्व को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो शिक्षण है उसमें बालक का जो महत्व है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे देखेंगे, बालक के मानसिक विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। कहने का मतलब है जो शिक्षक है उसको बालक के हर विकास के हर मानसिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कहने का और थर्ड पॉइंट है, बालक के आध्यात्मिक विकास के लक्ष्य को सर्वोपरि समझना चाहिए। कहने का मतलब है जो शिक्षक है वो बालक के आत्मधीर विकास पर जो लक्ष्य है उसको सर्वोपरि समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बालक की आंतरिक शक्तियों के चरम विकास को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। जो शिक्षक है वो बालक की आंतरिक जो शक्तियाँ हैं उसको उनके विकास को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, बालक को ऐसे अनुभव करना जिससे वह पूर्णतः सुखी एवं स्वतंत्र अनुभव करे। मतलब शिक्षक को ऐसा अनुभव बालक को करवाना चाहिए जिससे वह सुखी व स्वतंत्र का अनुभव करे। नेक्स्ट देखेंगे, बालक को संतुलित बनाए रखना। थर्ड नेक्स्ट देखेंगे, सेवेंथ है, कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान चाहिए। मतलब कहा गया है कि जो शिक्षा कक्षा में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको अध्यापक हैं उनको बच्चों की मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मानवतावादी शिक्षक की कुछ निम्न बातें हैं जो आवश्यक है। आगे देखेंगे, मानवतावादी शिक्षक के लिए शैक्षिक जगत एवं बाह्य विश्व रचनात्मक दशा में आता है। रचनात्मकता तो अलग अलग रास्ता बनाती चलती है, वह एक नवीन लीग का निर्माण करती है। जो मानवतावादी है सृजन का कार्य भी अपने एक ही नवीन लीग का निर्माण है। अध्यापक रचनात्मक को बढ़ावा देता है। जो अध्यापक है वो रचनात्मक जो कार्य है उनको बढ़ावा देते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, स्वप्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। इसमें देखेंगे आत्मप्रत्यय इसमें जो क्वेश्चन है वो है स्वप्रत्यय, वो गलत हो गया है, स्वप्रत्यय है, स्वप्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो इसमें आत्मप्रत्यय, स्व का मतलब आत्म है, को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें देखेंगे बालक को आत्मप्रत्यय का विकास अनेकों कारकों पर आधारित है। जो बालक का आत्मप्रत्यय है वो विकास है वो अनेक कारकों पर निर्भर है। इन्हीं कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप बालक में स्व मतलब कह सकते हैं आत्मप्रत्यय का विकास होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे प्रकार है या कारक है। देखेंगे बौद्धिक योग्यताएं, देखेंगे किस प्रकार बालक में बौद्धिक योग्यताएं होती हैं वो देखेंगे। इस योग्यता में बालक की बुद्धि के विकास के अवयव आते हैं। बुद्धि ही परिस्थितियों में समायोजन हासिल करने की योग्यता होती है। बुद्धि में अनेक अवयव होते हैं। बुद्धि व्यक्ति की विशिष्ट कार्यों को महत्व देती है। जो बुद्धि है जो बालकों की विशिष्ट कार्यों के लिए महत्व देती है और ज्ञान की वृद्धि करती है। और बौद्धिक योग्यताएं हैं वो इस प्रकार है। इसमें आगे देखेंगे कल्पना, देखेंगे कल्पना एक आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है। जो कल्पना है वो एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम अपने अनुभवों के आधार पर नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कल्पना के द्वारा हम अपनी बुद्धि तथा योग्यता की भी मापन कर सकते हैं। जो कल्पना है इसमें कह सकते हैं कि अपनी बुद्धि का योगदान का मापन कर सकते हैं और बुद्धि है उनकी योग्यता है उसका मापन कर सकते हो। कल्पना करने पर बुद्धि का भी विकास हो जाता है। आगे देखेंगे स्मृति, देखेंगे मेमोरी। स्मृति एक नवीन अनुभव है। जो स्मृति है वो एक नया अनुभव है और जीवन में स्मृति का एक
योगदान है। जो स्मृति है इसका मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। यदि स्मृति अच्छी रही तो बुद्धि की योग्यताओं का विकास किया जा सकता है। कहने का मतलब यदि आपकी मेमोरी अच्छी है तो आपकी योग्यताओं का विकास अच्छे से किया जा सकता है। स्मृति से तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभवों को उनकी कल्पना में लाना और जो सीखा हुआ है उसको स्मरण ही स्मृति है। कहने का मतलब है जो मानव का जीवन है और मानव जीवन के लिए स्मृति का बहुत ही योगदान है। यदि आपकी स्मृति अच्छी होगी तो आपका विकास अच्छे से किया जाएगा और जो घटना है उनकी कल्पना की जा सकती है और जो सीखा हुआ है या उसका स्मरण है वही ही स्मृति कहलाता है। आगे देखेंगे, तर्क देखेंगे। तर्क एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब है तर्क है जो एक तर्क है एक कठिन प्रक्रिया है। साधारणतः इसे औपचारिक नियम से समृद्ध किया जा सकता है। तर्क किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या समस्या का समाधान करने में सहायक देता है। कहने का मतलब है जो तर्क है वो किसी भी समस्याओं का समाधान है उसमें यह मदद करता है तर्क। आगे देखेंगे, बुद्धि देखेंगे। बुद्धि समस्या का समाधान करने की योग्यता है। जो बुद्धि है वो समस्याओं को समाधान करने की योग्यता है। बुद्धि मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही कहा जाता है जो किसी भी प्रकार की समस्या आने पर विचलित नहीं होता। कहने का मतलब है जो बुद्धि है वो समस्याओं का समाधान करती है और मानसिक योग्यताओं के समान रूप से सम्मिलित रहती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार की समस्या से विचलित नहीं होता है। आगे देखेंगे, परिपक्वता देखेंगे। ऐसे बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सीखने को सदैव तत्पर रहते हैं। जो परिपक्वता होती है उसमें बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं और सीखने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना कर सकते हैं। ये परिपक्वता में होता है। यदि छात्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है तो सीखने में समय और शक्ति दोनों का नाश होता है। इसलिए स्व का विकास करने के लिए मतलब आत्म का विकास करने के लिए परिपक्व होना अति आवश्यक है। इसमें बताया गया है जो परिपक्वता है इसमें बताया गया कि शारीरिक व मानसिक रूप से सीखने के लिए जो परिपक्वता है उसमें बालक तैयार रहते हैं और वह किसी भी कठिनाइयों के सामना करने के लिए वह तैयार रहते हैं और जिस बालक में परिपक्वता होती है वह किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर सकते हैं या कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। आगे देखेंगे, सीखने के अवसर। तो सीखने के अवसर में देखेंगे, सीखना एक संगठन है जो हमें नए ज्ञान के अवसर प्रदान करता है। जो सीखना है वो एक नए ज्ञान की ओर अग्रसर करता है, नए कार्य को सीखने के लिए प्रेरित करता है। सीखने के लिए उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। जो सीखना है उसके लिए उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। उद्देश्य जितना प्रबल होगा सीखने के अवसर ही उतने ही अच्छे होंगे व मजबूत होंगे। कहने का मतलब है यदि व्यक्ति के पास सीखने के अनेक अवसर होते हैं तो सीखने में मानसिक व शारीरिक विकास होता है। जो सीखने के अवसर है उसमें कहा गया है कि जो नए कार्य है हमको सीखने के लिए प्रेरित करता है। सीखने के अवसर इसमें अति आवश्यक है कि उद्देश्य जितना ही आपका प्रबल या अच्छा या मजबूत होगा आपके पास सीखने के उतने ही अवसर होंगे। आगे देखेंगे, समायोजन देखेंगे। बालकों की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार होता है। जो समायोजन है वो बालक की योग्यता व क्षमता के अनुसार होता है। समायोजन परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। जो समायोजन है वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। समायोजन के द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। कहने का मतलब है संतुलन रखता है। व्यक्ति समायोजन तभी करेगा जब वह किसी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है। जो समायोजन है उसमें बताया गया है कि व्यक्ति तभी समायोजन करेगा यदि उसकी किसी उद्देश्य की वह पूर्ति करना चाहता है। आगे देखेंगे, अनुभव देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे। सीखना अनुभव पर निर्भर करता है। जो सीखना है वो उसके व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है। व्यक्ति जितना अधिक सीखता है
ये मिसप्रिंट हो गया है। सीखता है उतना ही अधिक अनुभव होता है। व्यक्ति जैसे जैसे सीखता जाता है उसे उतना ही अनुभव होता जाता है। व्यक्ति अनुभव के द्वारा ही सीखता है और अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त करता है। और कहा जा सकता है कि सीखने में ही अनुभव का योगदान है। जो अनुभव है उसमें बताया गया है कि व्यक्ति जितना अधिक सीखता है उतना ही अधिक उसको अनुभव होता है। यदि व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है तो उसको धीरे धीरे अनुभव की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अनुभव के द्वारा ही सीखता है और उसको अनुभव के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे देखेंगे बालक के परिवार का आर्थिक सामाजिक स्तर। कैसे बालक के आर्थिक सामाजिक स्तर होता है देखेंगे। अधिकांश देखने को मिलता है कि जीवन परिवारों का आर्थिक स्तर उच्च होता है। जो अधिकांश देखने को मिलता है जो परिवारों का आर्थिक स्तर है वो उच्च होता है। उस परिवार के बालकों का मानसिक विकास भी उच्च स्तरीय होता है। कहने का मतलब है जो परिवार है उनका जो स्तर है वो यदि उच्च होगा तो बच्चों का जो मानसिक विकास का स्तर है वो भी उच्च होगा, क्योंकि उच्च परिवार के बच्चों को सभी सुविधाएं उचित रूप से समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं। जबकि ऐसे परिवार जिनका आर्थिक स्तर ठीक नहीं है, ऐसे बच्चों की कोई भी ज़रूरत समय पर पूरी न होने पर बालक पिछड़ जाते हैं। इसमें बालक के जो परिवार की आर्थिक सामाजिक स्तर है उसमें बताया गया है कि यदि परिवार का आर्थिक स्तर उच्च है तो जो बालक है उनकी मानसिक विकास भी उच्च होगा और उनको जो उच्च परिवार के जो बालक है उनको सुविधाएं उचित रूप से कराई जा सकती हैं या उपलब्ध हो जाएंगी। यदि परिवार का जो स्तर है यदि वो ठीक नहीं है तो बच्चों की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होगी और बालक होंगे वो पिछड़ जाएंगे। यह बताया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देखेंगे। इसमें बताया गया है, इसमें कुछ विशेषताएं हैं वो भी बताई गई हैं। तो उसमें सिद्धांत पहले देखेंगे। इस मत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड 1857 और 1937 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें बताया गया है कि जिसके बारे में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। यह एक बहुचर्चित एवं विख्यात मनोवैज्ञानिक रहे हैं। यह जो सिगमंड फ्राइड है यह एक बहुत ही चर्चित मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उनके आयाम को मनोविश्लेषणवादी कहा जाता है। यह दो आधारभूत सिद्धांतों पर निर्भर है। सिद्धांत देखेंगे। पहला है प्रथम मनोनीतवाद। तो मनोनीतवाद सिद्धांत देखेंगे। इससे यह तात्पर्य है कि मानव व्यवहार का दाक्षिण्य या संयोगवश न घटित होकर कुछ विशेष मनोवैज्ञानिक या मानसिक कारकों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ मानव व्यवहार की वर्णन हेतु स्पष्ट कारक नहीं बताए जा सकते हैं, वहाँ व्यक्ति के अचेत मन की सहायता से उक्त व्यवहार की अर्थपूर्ण व्याख्या कराई जा सकती है। ये प्रथम इनका मनोनीतवाद का सिद्धांत था। आगे देखेंगे। द्वितीय है सुख अधिनियम। तो अधिनियम देखेंगे। अधिनियम के मध्य समझौता निरूपित करने वाला सिद्धांत, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि दो अधिनियम के अनुसार प्राणी अपनी मूल प्रवृत्तियों तथा जिजीविषा या मुमुक्षा की संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, जबकि यथार्थ अधिनियम के अनुसार उसे अपने सामाजिक मानदंडों एवं आचार संहिता का सामयिक अनुपालन करना पड़ता है। वह हर क्षण सुख अधिनियम का अनुसरण नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति है वो हर समय सुख का अनुसरण नहीं कर सकता। इसलिए एक स्वस्थ व्यक्तित्व में उन दोनों अधिनियम के बीच बड़ा ही मधुर एवं अपेक्षाकृत समन्वय प्रायः देखने को मिलता है। ये द्वितीय सुख अधिनियम में बताया गया है सिद्धांत में। आगे देखेंगे। फ्राइड के अकॉर्डिंग देखेंगे। फ्राइड के अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार देखेंगे। व्यक्तित्व का निर्माण इर्द ईगो अहम कह सकते हैं, सुपर ईगो के द्वारा होता है। इर्द सामान्य अहम के ईगो अहम तथा सुपर ईगो को नैतिक मत के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। इर्द अचेतन मन है जिसमें मूल प्रवृत्तियों एवं
नैसर्गिक इच्छाएं रहती हैं। इसी प्रकार सुपर ईगो के विषय में फ्राइड ने कहा है, सुपर ईगो ईगो का वह पथ है, मेरे कहने का मतलब वह रास्ता है जो आत्मनिरीक्षण की प्रक्रियाओं को संभव बनाता है, जिसे सामान्य रूप से चेतना कहते हैं। ये फ्राइड के अकॉर्डिंग है, फ्राइड ने कहा था। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व विकास का वर्णन। ये लॉन्ग आंसर है सारे, आगे देखेंगे। फ्राइड के अकॉर्डिंग है, इनका मत क्या है, व्यक्तित्व की संरचना में उसके इदम अहम या तथा परवहम सुपर ईगो को महत्व स्थान दिया गया है। इन सभी व्यवस्थाओं का अपना विशिष्ट महत्व है। ये सभी जो व्यवस्थाएं इनका अपना महत्व है तथा अपनी क्षमताओं या विशेषताओं या योजनाओं तथा युक्तियां होती हैं। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि ये परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा मनुष्य का व्यवहार इनको अंतर्क्रिया का परिणाम होता है। इसके अतिरिक्त मन के उक्त तीन पक्ष यथा चेतन, अवचेतन तथा अचेतन इनसे जुड़े होते हैं। आगे देखेंगे। पराअहम का संबंध प्रायः व्यक्ति के चेतन व अवचेतन एवं अन्य तीनों पक्षों में है। यह एक प्रकार सिद्ध अनेक अंतर्विवेक का परिचायक है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के परिवार, समुदाय एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के संबंध, आचार संहिता, नैतिकता एवं व्यवहार के प्रतिमान मतलब कह सकते हैं मॉडल एवं उससे उत्पन्न संस्कार आवश्यक भूमिका का निर्वाह करते हैं। आगे देखेंगे। इर्द देखेंगे। इर्द व्यवस्था के तनावों को दूर करने के लिए अधिनियम अनुसिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। इसमें ऊर्जा बुद्धि के अशनीय होने के तनाव का न्यूनीकरण का निवास तुरंत हो जाता है। प्राणी का जीवन स्तर सामान्य या निम्न तनाव के स्तर पर आ जाता है, जिससे वह सुख चैन का अनुभव करने लगता है। इर्द में बताया गया है। आगे देखेंगे। अहम देखेंगे, ईगो देखेंगे। व्यक्ति का अहम एक गौण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो उसके वस्तुनिष्ठ यथार्थ का सामना करने के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उत्पन्न होती हैं। जो अहम है, जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उत्पन्न होती है। यह व्यक्ति के भीतर प्रबंधक या कार्यपालक की हैसियत से विद्यमान रहती है। यह व्यक्ति के लिए आवश्यक कार्यों या विकल्पों का चुनाव करता है। ये अहम। आगे देखेंगे। मानवतावाद का अर्थ बताइए और उसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जो मानवतावाद का अर्थ है वो देखेंगे। मानवतावाद शब्द का प्रभाव अगला भाषा के शब्द ह्यूमैनिज्म से हुआ है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के होमो शब्द से हुई है। जो मानवता है उसकी उत्पत्ति है लैटिन भाषा के होमो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मानव। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ से मानवतावाद से अभिप्राय उस दर्शन से है जिसमें मानव के केंद्रीय स्थान मिला हुआ होता है। हिंदी भाषा के मानवतावाद शब्द का भी यही अर्थ है। वर्तमान समय में मानव को मानव ना मानकर उसे से सब कुछ माना जा रहा है। लेकिन मानव सबसे पहले मनुष्य है। हम सब जब किसी विषय पर विचार करते हैं या किसी समस्या का समाधान खोजते हैं तो आदमी की जो संख्या है तो उस पर तो दिमाग रहता है, परंतु मनुष्य है इस पे ध्यान नहीं रहता है। जो मानवतावाद का अर्थ है उसमें बताया गया है कि जिसमें मनुष्य को केंद्रीय स्थान तो मिला हुआ है। और हिंदी भाषा के मानवतावाद का शब्द भी यही है कि वर्तमान समय में मानव को मानव न मानकर उसको सब कुछ मान लिया जाता है। मानव सबसे पहले मनुष्य है। फिर जब किसी विषय का विचार करते हैं और किसी समस्या का समाधान खोजते हैं तो आदमियों की संख्या पर तो दिमाग रहता है, परंतु मनुष्य इस पे दिमाग नहीं रहता है या इस पे ध्यान हमारा नहीं रहता है। आगे देखेंगे। मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य देखेंगे। जब मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार कर लेना चाहिए।
मानवतावादी शिक्षा का चरम लक्ष्य व्यक्ति को सुखी बनाना होगा। जो मानवतावादी का शिक्षा है उसका लक्ष्य है व्यक्ति को सुखी बनाना, जिससे कि वह प्रगति करे और संसार में रहने योग्य स्थान बनाए। और मानवतावादी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राय की चर्चा की जाती है। जो मानवतावादी शिक्षा है उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति को सुखी बनाया जाए और व्यक्ति को प्रगतिशील बनाया जाए, जिससे वह संसार में रहने योग्य बन सके। आगे देखेंगे पॉइंट है, शिक्षा द्वारा बालक के रचनात्मक समालोचन एवं समालोचनात्मक रचनात्मक विकास करना। कहने का मतलब है शिक्षा द्वारा बालक की रचनात्मक क्रियाओं का विकास करना है। आगे देखिए, मानवतावादी शिक्षा अंत में हर बालक को एक अच्छा मनुष्य बनाने की कल्पना करता है। जो मानवतावादी शिक्षा है वह बालक को एक अच्छा मनुष्य बनाने की कल्पना करता है। इस बात पर यह बल देता है कि विद्यालय में ऐसे वातावरण की स्थापना होनी चाहिए जिससे वे ऐसा अनुभव उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए जिससे बालक विवेक का विकास और उसे ऊंचा उठा सके। कहने का मतलब है कि विद्यालय में ऐसे वातावरण की स्थापना की जाए जिन्हें बालक के विवेकों को उच्च किया जाए और उनका विकास का स्तर भी बढ़ाया जाए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में आत्मविश्वास को जागृत करना है। जो मानवतावादी है उसका उद्देश्य व्यक्ति के आत्मविश्वास को जगाना है और मानवतावाद का केंद्र बिंदु मानव है। जो मानवतावाद है इसका केंद्र बिंदु मानव ही है, किंतु यदि वह आत्मविश्वास से विहीन हो जाएगा तो मानवतावाद का सारा प्रयास है वो निष्सफल हो जाएगा। जो मानवतावाद है उसमें बताया गया है यदि व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है यदि वह कम हो जाएगा तो जो मानवतावाद का जो प्रयास है वो सारा निष्फल हो जाएगा। अतः शिक्षा द्वारा उसे आत्मविश्वास जागृत कराना चाहिए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, मानवतावादी शिक्षा का एक उद्देश्य बालक को उसकी महानता की अनुभूति कराना भी है, अर्थात उसमें ऐसा आत्मबोध जगाना है कि वह समाज एवं सृष्टि का महत्वपूर्ण अंग बन सके। जो मानवतावादी उसमें बताया गया है कि बालक को ऐसे उद्देश्य की महानता की अनुभूति कराई जाए जिससे उसको आत्मबोध कराया जाए, जिससे कि उसको जो समाज है वो सृष्टि है उसको वो महत्वपूर्ण अंग बन सके और इसमें विकास की जिससे उसकी विकास की असीम संभावनाएं बढ़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मानवतावादी शिक्षा मूल रूप से यह स्वीकार करती है कि मानव एक विचारशील प्राणी है। जो मानवतावादी शिक्षा है यह विचार करती है कि जो मानव है वो विचारशील प्राणी है, अतः इसको विचारशील स्वभाव एवं धैर्य का विकास करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए जिससे वह स्वयं सत्य और असत्य के बीच भेद कर सके। जो मानवतावादी शिक्षा है उसका उद्देश्य यह भी है कि वह सत्य और असत्य का भी भेद कर सके। आगे देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य मानव की सभी योग्यताओं का विकास करना है। जो शिक्षा है उसका उद्देश्य मानव की जो भी योग्यताएं हैं उनका विकास करना है। शिक्षा एक पक्ष पर अधिक बल देने से उसके चतुर्दिक विकास में बाधा पड़ सकती है और उसकी समस्त जो क्षमताओं है उसका विकास, उसका जो शिक्षा है विकास की जो शिक्षा है उसका लक्ष्य होना चाहिए। ये पॉइंट 6 से बताया गया कि शिक्षा का उद्देश्य मानव की सभी योग्यताओं का विकास करना है और किसी भी पक्ष पर अधिक बल देने से उसके चतुर्दिक विकास पर बाधा पड़ सकता है। यदि उसके किसी एक पक्ष पर अधिक बल दिया जाए तो वो बाधा बन सकता है और उसकी समस्त क्षमताओं का विकास शिक्षा के द्वारा ही तथा उसकी जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है। जितने भी क्वेश्चन थे ये पूरे हो चुके हैं। ये पूरे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन थे, ये पूरे 7 क्वेश्चन नहीं 8 क्वेश्चन थे, ये पूरे हो गए हैं। ये यूनिट है जो हमारी व्यक्तिगत विकास की ये यूनिट है और सब्जेक्ट का जो नाम है वो मानव संबंध एवं संप्रेषण, ह्यूमन रिलेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सब्जेक्ट है इसका। तो ये इसमें लॉन्ग आंसर है, सो इसके पूरे यूनिट के लॉन्ग आंसर ये हो चुके हैं। थैंक यू।